Good morning दोस्तों. Today in the fundamental of horticulture I am going to teach you irrigation methods, fertilizer application in horticultural crops. उद्यानी फसलों में सिंचाई के तरीके तथा उर्वरक उपयोग कैसे करते हैं. What is irrigation? सिंचाई क्या है? As you know, application of water to the crop of the plants by artificial means in the absence of natural rains in order to promote growth and increase yield. जब वर्षा नहीं होती है या शॉर्टेज ऑफ वाटर रहता है फील्ड में या फसलों में पौधों में, तो हम कृत्रिम रूप से जब पानी देते हैं उनको उनकी आवश्यकता अनुसार पौधों की या फसल की आवश्यकता अनुसार, तो इसे हम सिंचाई कहते हैं. सिंचाई के प्रकार अगर हम देखें टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो सिंचाई किन किन विधियों से करनी चाहिए या करते हैं, तो इसके कई तरीके हैं. जैसे सरफेस इरिगेशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं सरफेस इरिगेशन या सतही सिंचाई. दूसरा है सब इरिगेशन या भूमिगत सिंचाई. नेक्स्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन और ओवरहेड इरिगेशन. लास्ट में ड्रिप और ट्रिकल सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ड्रिप अथवा ट्रिकल सिंचाई में. तो व्हाट इज सरफेस इरिगेशन? सरफेस का मतलब होता है सतही, सतह पे सिंचाई करना. और इसके निम्न तरीके हैं जैसे फ्लडिंग, फैलाकर पानी देना. नेक्स्ट चेक बिट सिस्टम, क्यारी विधि, बेसिन सिस्टम, रिंग सिस्टम, फरो सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम. ये जो है सभी सतही सिंचाई के. अब सरफेस इरिगेशन क्या होती है? सरफेस का मतलब वो होता है जो जमीन की ऊपरी सतह है, उसे हम सरफेस इरिगेशन कहते हैं. जब जमीन के ऊपरी सतह पे पानी फैला कर दिया जाता है तो उसे फ्लडिंग या सरफेस इरिगेशन कहते हैं. और इसका जो पहला तरीका है वो फ्लडिंग, सिंपली पानी को फैला देना पूरे क्षेत्र में, फ्लडिंग कहलाता है. और हर तरीके की कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां होती हैं. तो हमें ये देखना है किस तरीके से हम पानी दें फसलों में कि पानी का हास कम से कम हो और पानी की इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाए. कहने वाले पर्याप्त पानी पौधों को मिल जाए और हमारा पानी वेस्ट ना हो. ये तरीके, ये चीज़ को दिमाग में रख करके सिंचाई करनी चाहिए. और हर सिंचाई के अपने लाभ यहाँ है कि इसमें कितना समय में फिर पूरा हमारा सींच जाता है या पौधे को पर्याप्त पानी, इस चीज़ को ध्यान में रख करके सिंचाई के तरीकों को चूज करना चाहिए. फ्लडिंग, फ्लडिंग हम जब किन परिस्थितियों में करते हैं, या तो हमारे पास दक्ष मजदूर नहीं है या हमारे पास पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो फ्लडिंग करते हैं. लेकिन इसमें सभी जगह पे पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता. कुछ जगह पे कम पहुंचता है, कुछ जगह पे अधिक पानी पहुंच जाता है. तो इसलिए हम फ्लडिंग जो है वो कम, इस तरीक़ों को कम अप्लाई करते हैं. क्योंकि फ्लडिंग में हम बराबर रूप से पानी हर जगह पे उपलब्ध नहीं करा पाते. नेक्स्ट है, और जब हमारे पास कार्यदक्ष मजदूर नहीं होते तो हमारी मजबूरी होती है फ्लडिंग को अपनाना. नेक्स्ट है चेक बिट सिस्टम. ये तरीका भी फ्लडिंग का एक रूप है. इसमें हम पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे क्यारियों में, जैसे कि आप लोग देखते हैं, बांट लेते हैं और क्यारियाँ बना करके एक नाली से सब नाली बना लेते हैं और इसमें प्लॉट वाइज हम पानी भर देते हैं. और ये फ्लडिंग का तरीका है चेक बिट सिस्टम. हालांकि इसका भी अपने दोष और लाभ है कि इसमें क्यारी बनाने में समय हमें गंवाना पड़ता है. तो इसमें जब ज़रूरत होती है चेक बिट सिस्टम की, तो इसमें हम क्यारियाँ बना करके सिंचाई करते हैं. हालांकि ये फ्लडिंग की अपेक्षा ज़्यादा सही तरीका, क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है, ज़्यादा पानी हमारा खराब नहीं होता. नेक्स्ट है बेसिन सिस्टम. इसमें जब पौधे छोटे होते हैं तो बेसिन सिस्टम का, इसमें हम मुख्य नाली से जब प्लांट कतार में लाइन में लगे होते हैं फल वाले पौधे, तो इसमें बेसिन विधि का इस्तेमाल करते हैं. इसमें एक ही लाइन के द्वारा आप लोग देख रहे हैं सभी पौधों की सिंचाई हम कर देते हैं. एक प्लांट को ही और दूसरे प्लांट में, तीसरे को ही, चौथे की, इस प्रकार से एक ही नाली के द्वारा हम सभी पौधों की सिंचाई कर देते हैं. बस इसमें एक दोष है कि एक प्लांट के बीज दूसरे पौधे में पहुंच जाते हैं. तो इस प्रकार से ये भी
किन परिस्थितियों में जब पौधे छोटे होते हैं उनमें डिजीज का आक्रमण नहीं होने की संभावना रहती तो गेसिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वलय या रिंग सिस्टम। इसमें हर प्लांट के पास या फल वाले पौधों का रिंग या गोला बना लेते हैं और मुख डाली से इनको जोड़ करके सिंचाई कर लेते हैं। इस तरह ये वलय विधि है जो कि रिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है फरो सिस्टम। फरो सिस्टम में हम फलो बनाने में समय हालांकि ज़्यादा लगता है, लेकिन जब नाली हमारी सब्जी वाली फसलें हैं तो उसमें फलो विधि कूड़ द्वारा सिंचाई करते हैं। प्रत्येक के पास काफ़ी ज़मीन हमारी वेस्ट हो जाती है। इस प्रकार कोर्स के लिए अपनी किन परिस्थिति में कोर्स सिस्टम अपनाना चाहिए, हमें ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि कोर्स सिस्टम हम कब अपनाएं। जब फल वाले पौधे छोटे होते हैं और कंद की दोनों ओर एक एक कूंड बनाकर पानी बहाया जाता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं पौधों के पंख के बीच कूड़ों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे फल वाले पौधों के कूड़ों की संख्या बढ़ा करके कूड़ों के माध्यम से उन्हें पानी दिया जाता है। पौधों द्वारा पानी का शोषण बड़ी प्रकार होता है, पानी की कम मात्रा खर्च होती है। पौधों के बीच सभी जमीन कुओं द्वारा घेर ली जाती है। इसकी हानियाँ हैं क्योंकि कुएं बनाने में जमीन का वेस्टेज हो जाता है, श्रम एवं पैसा अधिक बर्बाद होता है। नेक्स्ट है कंटूर विधि। कंटूर विधि जहाँ पे अनडुलेटेड सरफेस होता है, जैसे पहाड़ों पे तो वहाँ कंटूर बना करके ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न क्षेत्र में कई क्षेत्रों में हम उसको बांट लेते हैं जमीन को और ऊपर से नीचे की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंचाई करते जाते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा जो एरिया है वो सिंचित हो जाता है। नेक्स्ट जो सिंचाई का तरीका है वो सब सरफेस इरिगेशन, और ये भी दो प्रकार का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक या कृत्रिम। प्राकृतिक क्या है आप लोग जानते हैं, जब नहर निकलती है तो नहर से पानी रिसाव हो करके और पूरे क्षेत्र में अगल बगल क्षेत्रों में भर जाता है और उसके द्वारा हमारे जो पौधे लगे होते हैं नहर के किनारे या बम्बा के किनारे वो सींच जाते हैं। तो इसे नेचुरल वे ऑफ सरफेस इरिगेशन कहते हैं। और आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या है, सरफेस इरिगेशन में कि हम पाइप वगैरह डाल देते हैं और पाइप द्वारा उनकी सिंचाई करते हैं। इसमें द्वारा अंदर पौधों की जड़ों के बीच छिद्र पाइप डाल दिए जाते हैं जिसमें छेद होते हैं और उनके द्वारा पानी द्वारा हम सिंचाई करते हैं। तो इसे हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है छिड़काव विधि या स्प्रिंकलर इरिगेशन और ओवरहेड इरिगेशन। क्योंकि ओवरहेड माने सर पे पानी डालना, छिड़काव द्वारा जब हम स्प्रिंकल करते हैं जैसे नर्सरी वगैरह में आर्द्रता बनाने के लिए जिसमें जल्दी प्रोपगेशन होता है, पौधों का प्रसारण होता है, तो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं, हजारे वगैरह पानी देते हैं तो उसको इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। नेक्स्ट है ड्रिप और ट्रिकल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ये 1965 में इसका आविष्कार जो है इजराइल में किया गया था और इसमें हम ड्रिप छोटे छोटे जो पाइप है प्लास्टिक के पूरे क्षेत्र में बिछा देते हैं खेत में, और इसका रेगुलेटिंग पॉइंट एक होता है, वहाँ से जब पानी खोल दिया जाता है तो जो रेगुलेटर्स होते हैं पूरे क्षेत्र में लगे होते हैं, मूव भर करके पूरे क्षेत्र को में सिंचाई आराम से हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इजराइल देश से विकसित है और अब हमारे यहाँ भी अपनाया जाने लगा है। और इसमें भूमि ऊंची नीची होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हमारा पूरा क्षेत्र जो है वो सिंचित हो जाता है। अब आप देखिए व्हाट इज फर्टिलाइजर्स, उर्वरक क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दो शब्द होते हैं, एक होता है मैन्योर और दूसरा होता है उर्वरक, खाद अथवा उर्वरक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। खाद क्या होती है, खाद जिसे हम मैनुअली अपने द्वारा अपने क्षेत्र में आसानी से बना सकते हैं। खाद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, या FYM जिसे फार्म या मैनोर या गोबर की खाद हम लोग कहते हैं। इनमें लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, परसेंटेज बहुत ही कम होता है। जैसे 0.5% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस तथा पोटास होता है। बट फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। इसके अतिरिक्त अगर फर्टिलाइजर उर्वरक देखें तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच इज मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली। उर्वरक क्या है,
ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं या पैदा किए जाते हैं। फर्टिलाइजर इज रिसोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। उर्वरक जो है पोषक तत्वों का रिच बहुत सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। एंड अप्लाइड इन क्रॉप प्रोडक्शन टू सप्लाई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। किसी एक विशेष तत्व को अप्लाई करने के लिए उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं जब भूमि में उसकी कमी होती है। मान लीजिए नाइट्रोजन है, जैसा आप लोग जानते हैं कि 17 मेन पोषक तत्व होते हैं फर्टिलाइजर पौधे के, और उसमें जो मेजर होते हैं वो NPK होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो जब नाइट्रोजन की जरूरत पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, और इसका स्रोत जैसे यूरिया है उसमें 40, तो अगर नाइट्रोजन की पौधों की ग्रोथ हमें लानी है तो नाइट्रोजन का को देना होगा, और इसके लिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से यूरिया है या अमोनियम सल्फेट है, इनका उपयोग किया जाएगा। तो दी जाता उर्वरक जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुतायत में पाया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय आर्टिफिशियल वे। अगर हम कैटेगरीज ऑफ फर्टिलाइजर देखें कि उर्वरक की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो नंबर 1 है स्टेट ऑफ सिंपल फर्टिलाइजर। It contains only one major nutrients such as urea, single phosphate। ऐसे उर्वरक जिसमें केवल एक पोषक तत्व बहुतायत से पाया जाता है, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए हम स्टेट या सिंपल फर्टिलाइजर कहेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑप्टिक कंपाउंड फर्टिलाइजर या यौगिक उर्वरक। ऐसे उर्वरक इट कंटेन्स एट लीस्ट 2 मेजर न्यूट्रिएंट्स। ऐसे उर्वरक जिसमें 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स अथवा कंपाउंड फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन 18% होता है और फास्फोरस जो है वो 46% होता है, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फर्टिलाइजर कहते हैं। और ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम बाइनरी फर्टिलाइजर कहते हैं। बाइनरी फर्टिलाइजर, आपको टर्मिनोलॉजी का ज्ञान जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आप स्टूडेंट होंगे, इसलिए यू शुड नो टर्मिनोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट। बाइनरी फर्टिलाइजर कभी कभी पूछा जाता है, तो जिसमें 2 पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है उसे हम बाइनरी फर्टिलाइजर कहते हैं। और ऐसे जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है। और अगर 3 पोषक तत्व उसमें मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों मौजूद है, तो उसे हम टर्नरी फर्टिलाइजर की संज्ञा देते हैं। जैसे अमोनियम, पोटेशियम, फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन भी होता है और पोटेशियम, फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम होता है, तो इसे हम टर्नरी फर्टिलाइजर कहते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड या मिश्रित उर्वरक। मिक्स्ड फर्टिलाइजर और मिश्रित उर्वरक। इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सिंगल ऑब्लिक स्टेट फर्टिलाइजर। इसमें जो स्टेट फर्टिलाइजर या सिंपल फर्टिलाइजर होता है वो मिलाए जाते हैं, जिसमें हमारा पूरा डोज मौजूद होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से इट सप्लाइज ऑल 3 मेजर न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और इसे मिक्स फर्टिलाइजर की संज्ञा देते हैं। मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। अब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो कि जिनके द्वारा फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन या फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्र में, और मेन उद्देश्य होता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि यूज ऑफ द एफिशिएंसी यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू बी इंक्रीज। फर्टिलाइजर की जो एफिशिएंसी है, क्षमता, उसको बढ़ाना। Different methods which are used in practice are broadcasting। ब्रॉडकास्टिंग माने छिड़क करके देना। इसके 2 तरीके हैं, बेसल ड्रेसिंग एंड टॉप ड्रेसिंग। बेसल ड्रेसिंग क्या होती है? जब हम फसल बोने से या पौध लगाने के पहले, किसी प्लांट को लगाने के पहले जमीन में फर्टिलाइजर देते हैं तो उसे हम बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर बिफोर सोइंग और प्लांटिंग ऑफ द प्लांट इज नोन एज बेसल ड्रेसिंग। नेक्स्ट है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग क्या होता है? गिविंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द स्टैंडिंग क्रॉप। जब फसल खड़ी होती है और उसमें हम उर्वरक का एप्लीकेशन करते हैं तो उसे हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। तो क्लियर आपको डिफरेंस आना चाहिए, व्हाट इज बेसल ड्रेसिंग एंड व्हाट इज टॉप ड्रेसिंग।
बेसल ड्रेसिंग का मतलब होता है फसल लगाने से पूर्व जमीन में खाद देना, और टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन द स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट माना होता है किसी चीज को एक ही स्थान पे जगह पे देना। अब इसमें प्लाउ साइड प्लेसमेंट। प्लाउ साइड प्लेस का मतलब होता है कि अब देखिए प्लेसमेंट, प्लेस माने होता है स्थान। जब किसी स्थान पे हम फर्टिलाइजर को देते हैं तो दैट इज प्लेसमेंट। मेथड ऑफ गिविंग फर्टिलाइजर कहा जाता है प्लाउ साइड प्लेसमेंट। प्लाउ मीन्स जुताई करते वक्त जब हम हल के साथ साथ फर्टिलाइजर को एक एक स्थान पे देते जाते हैं तो इसे कहते हैं प्लाउ साइड प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डीप प्लेसमेंट। जब गहराई पे हम कहीं पे फर्टिलाइजर को रखते हैं तो दैट इज डीप प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में हमारी फर्टिलाइजर जो है इधर उधर वेस्ट नहीं होती, ये सबसे बड़ा इसका एफिशिएंसी जो है फर्टिलाइजर की बढ़ जाती है। इस प्रकार से प्लेसमेंट बेस्ट तरीका है उसको देने का। लेकिन किन परिस्थितियों में देना होता है? जब आप की निश्चित नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं तो प्लेसमेंट करना बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजर आर सप्लाइड क्लोज टू द सीड और प्लांट्स। इसमें लोकलाइज माने लोकल, कहने को लगा है जो सीड के अथवा प्लांट्स के पास हम देते हैं तो इसे कहते हैं लोकलाइज्ड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें लेस क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड लोकलाइज्ड प्लेसमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग टू द न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है आपका बाइंड प्लेसमेंट। बाइंड प्लेसमेंट इन दिस टेक्निक द फर्टिलाइजर अप्लाई टू द बाइंड। बाइंड हमारे किनारे में, जो किनारे होते हैं यहाँ पे सपोज करिए किनारा है तो इसमें बाइंड माने बांध, एक तरीके से जहाँ पे आपका बाउंड्री रहती है वहाँ पे हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं। इनमें दो तरीके होते हैं, हिल प्लेसमेंट एंड रो प्लेसमेंट। हिल प्लेसमेंट एंड रो प्लेसमेंट, हिल माने जब ऊंचाई पे देना होता है तो उसको हम हिल प्लेसमेंट कहते हैं, और जब रो प्लेसमेंट होता है इट कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग द फर्टिलाइजर अलोंग द रोज ऑफ क्रॉप्स। जब फसलों के पंक्तियों में हम फर्टिलाइजर देते हैं तो उसे हम रो प्ले ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर, जैसा कि नाम है रो प्लेसमेंट। जब हम पंक्तियों पे फर्टिलाइजर को देते हैं एक निश्चित पंक्ति में तो इसे रो प्लेसमेंट कहा जाता है। पेलेट एप्लीकेशन, पेलेट माने होती गोली या गोली बना करके हम फर्टिलाइजर को देते हैं तो इसे पेलेट प्लेसमेंट कहते हैं। और इसमें फर्टिलाइजर अप्लाइड इन पेलेट फॉर्म फॉर मेकिंग पेलेट सॉइल एंड फर्टिलाइजर आर मेजरिंग द रेशियो ऑफ 1:10। इसमें फर्टिलाइजर 1 तथा सॉइल 10 में मिला करके गोली बना ली जाती है, और गोली बना करके हम किसी स्थान पे देते हैं तो इसे हम पेलेट प्लेसमेंट कहते हैं फर्टिलाइजर का। अदर फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन जो और दूसरे तरीके हैं फर्टिलाइजर के, वो है स्टार्टर सोल्यूशन फर्टिलाइजेशन एंड फोलिएज एप्लीकेशन। व्हाट इज स्टार्टर सोल्यूशन? इट इज माइल्ड सोल्यूशन ऑफ एनपीके इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। जब 1:2:1 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों का मिश्रण करके हम सोल्यूशन घोल बना करके फर्टिलाइजर देते हैं तो इसे हम स्टार्टर सोल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज नोन एज स्टार्टर सोल्यूशन? स्टार्ट माने होता है शुरू करना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें वृद्धि तेजी से होती है, इसलिए उसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। तो जब हमारा पौधा छोटा रहता है तो शुरुआत इनिशियल स्टेज में हम उसे स्टार्टर सोल्यूशन देते हैं शुरुआती दौर में, और उसमें ग्रोथ होती है, इसलिए नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश उसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फास्फोरस की ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन और पोटाश की कम होती है। तो 1:2:1 में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों को मिला करके सोल्यूशन बना करके उसे देते हैं शुरुआती दौर पे, जब प्लांट हमारा छोटा रहता है, जिसमें उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ जल्दी से और जल्दी से वो डेवलपमेंट ग्रोथ में प्रवेश करें। तो निश्चित रूप से इसी दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टार्टर सोल्यूशन, क्योंकि वी
गिव इट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्लांट, शुरुआती दौर पे देते हैं, इसलिए इसे स्टार्टर सॉल्यूशन कहते हैं। और 1:2:1 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों का घोल मिला करके दिया जाता है, इसलिए इसको स्टार्टर सॉल्यूशन कहते हैं। सीडलिंग स्टेज पे दिया जाता है। नेक्स्ट है फर्टिगेशन, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एलॉन्ग विद इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड फर्टिगेशन। जब हम सिंचाई के जल के साथ फर्टिलाइजर को देते हैं, विशेष करके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को, तो इसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। और रूट की जगह में इसको देते हैं, जब इरिगेशन वाटर मूव पड़ता है तो उसके साथ फर्टिलाइजर भी पौधों की जड़ों में पहुंच जाती है, तो इसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। लास्ट है फोलिएज एप्लीकेशन। फोलिएज माने होता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जब हम पौधे की फोलिएज में, पत्तियों वगैरह में उर्वरक को स्प्रेइंग करके देते हैं, तो ये हम फोलिएज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर कहते हैं। माइल्ड सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अप्लाइड ओवर फोलिएज, जब पत्तियों के ऊपर या पौधे की वेजिटेटिव पार्ट्स में फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाता है, तो ये फोलियर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।